हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा यूट्यूब चैनल कानूनी दवाखाना। इसमें आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको कानून के बारे में जानकारी देंगे। आज की आपकी क्या समस्याएं हैं, कानून से संबंधित क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के हम इस एपिसोड में बताएंगे आपको कि महिलाओं को और बच्चों को और वृद्ध माता पिताओं को किस किस तरह से मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम आज के ज़माने में आती है और उनको कानून में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। भारतीय दंड संहिता 1973 के अध्याय 9 सेक्शन 125 में पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण के मेंटेनेंस के प्रोविजन दिए गए हैं। कोई भी पत्नी जो विवाहित पत्नी है जिसको प्रत्यक्ष से विच्छेद कर रखा है या किसी कारण से वह अपने पति के साथ निवास नहीं कर पा रही है, ऐसी महिला इस सेक्शन के तहत आवेदन कर सकती है। या कोई अवयस्क बालक जो भारतीय अधिनियम 1875 के तहत जिसने व्यवस्था की आयु या बालिग नहीं हो गया, वो भी इस सेक्शन के तहत अपना आवेदन कर सकता है। या ऐसे माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या किसी भी तरह से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इस सेक्शन के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह का आवेदन कहाँ और किस न्यायालय में होगा, हम आपको बता रहे हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जहाँ वे व्यक्ति निवास करता है या जहाँ पर वह या उसकी पत्नी निवास करती है या जहाँ उसने अंतिम बार निवास कर रहा है या जैसी भी स्थिति हो, वहाँ पर इस तरह का आवेदन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। और यह आवेदन पेश करने के पश्चात मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनने के बाद दो निर्णय पे पहुंचेगा। कितनी राशि, कितनी भरण पोषण की राशि न्यायालय जो उचित समझे वह मेंटेनेंस दिला सकता है, भरण पोषण दिला सकता है। और इस तरह का कोई भी मेंटेनेंस, इस तरह का भत्ता आदेश की तारीख से, आवेदन की तारीख से भी दिया जा सकता है या न्यायालय जजमेंट पारित करे तब से भी दिलाया जा सकता है। यह आदेश किस तारीख से प्रभाव में होगा ये न्यायालय तय करेगा। ये आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से भी दिलाया जा सकता है या निर्णय दिनांक से भी दिलाया जा सकता है। और जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह आदेश दिया गया है वह भरण पोषण देने में असमर्थ रहता है या असफल रहता है, तो उस पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश करना पड़ेगा। उसके पश्चात न्यायालय भरण पोषण राशि का वारंट जारी करेगा। अगर फिर भी कोई व्यक्ति भरण पोषण राशि अदा करने में असमर्थ रहता है तो वह माननीय न्यायालय उसके लिए वारंट जारी करेगा। उसके बाद भी नहीं देने पर उसे 1 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता है। कानून की भाषा थोड़ी पेचीदगी भरी है, लोगों को समझ में नहीं आती है। यह हम हमारी भाषा में भी आपको बता सकते हैं और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने कोई आवेदन पेश किया, न्यायालय ने आपको सुना, आपके दूसरे पक्षकार को सुना, उसके बाद जैसे मान लो 5,000 रुपये महीना प्रति माह आपको दिलाया गया, तो आपको 1 वर्ष के अंदर यानी 11 माह के अंदर 55,000 की वसूली रकम के लिए न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा। न्यायालय उसको कंसिडर करते हुए 55,000 की वसूली का वारंट आपके जो प्रतिवादी है उसके खिलाफ जारी करेगा। उसके पश्चात भी अगर वो नहीं आता है तो न्यायालय वारंट जारी करेगा, उसको अरेस्ट वारंट जारी करेगा, उसको गिरफ्तार करके बुलाएगा और बुलाने के बाद न्यायालय उसको सुनेगा। अगर वो आपकी भरण पोषण की राशि अदा कर देता है तो न्यायालय उसको छोड़ देगा और अगले भरण पोषण की राशि 1 वर्ष पश्चात आप पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से 11-11 माह में या 1 वर्ष की अवधि के अंदर आपको भरण पोषण राशि के लिए आवेदन पेश करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, समझ नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं या मेरे से आगे एपिसोड में सवाल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको आगे बताते हैं कि अगर आपकी आगे और भविष्य में किसी तरह की स्थिति में परिवर्तन होता है तो आप इस प्रोविजन में सेक्शन 127 दिया गया है
उसमें मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर परिस्थितियां चेंज हो गई है, या आपके खर्चे बढ़ गए हैं, या आपके बच्चों की फीस में वृद्धि हो गई है, या आपका जो माननीय न्यायालय जो भी भरण पोषण दिला रहा है उससे आपका खर्च पूरा नहीं होता है, तो आपको वो ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस तरह से आपका न्यायालय द्वारा खर्चा बढ़ाया जावे। तो इसके लिए आप 127 सीआरपीसी के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। उसको आप माननीय न्यायालय सुन के आपको कंसिडर करके आपका भत्ता बढ़ा सकता है। जैसे अगर आपको 5,000 प्रतिमाह मिल रहे हैं तो 5 के 6 भी कर सकता है, या जो भी न्यायालय न्याय उचित समझे वो खर्चा बढ़ा सकता है। इसके अलावा महिलाओं को एक और अधिकार कानून में दिया गया है। जो कानून बनाया गया है वो है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें भी आप सेक्शन 12 के तहत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी महिला जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें पुत्री भी हो सकती है, या अविवाहित पुत्री भी हो सकती है, और जिसको प्रताड़ित करके पृथक भगा दिया गया है, या घर से निष्कासित कर दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, वो महिला भी इसमें कवर होती है, या कोई भी वृद्ध महिला भी इसमें कवर होती है। इस सेक्शन के तहत 12 के तहत आवेदन कर सकती है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सेक्शन 12 में आवेदन कर सकती है। तो न्यायालय इस सेक्शन के तहत आपको निवास का अधिकार दिला सकता है, आर्थिक सहायता दिला सकता है, साझा गृह में निवास का आदेश दे सकता है। किसी भी तरह की आपको एक संरक्षण रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, उसके बाद न्यायालय सुन के आपको मेंटेनेंस वगैरह या रहने का, खाने खर्चे का, या निवास का, या आर्थिक सहायता आदि आदेश आपको दिलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं का भारत में एक गौरवशाली अतीत रहा है, और वर्तमान में भी महिलाएं काफ़ी विकास कर रही है और पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो महिलाओं को जहाँ कमजोरी है वहाँ पर हमारे भारतीय कानूनविदों ने कानून बनाए हैं। इस संबंध में महिलाओं के जो कानून बनाए हैं वह है दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण निषेध अधिनियम 1986, कमीशन ऑफ सतीश निवारण अधिनियम 1987, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये बहुत सारे कानून हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है और बनाए गए हैं। जब भी आपके समय समय पर समस्याएं हो, या इन कानून की आपको सहायता लेने की आवश्यकता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर केवल स्पेशल रूप से जिस टॉपिक के बारे में आप मुझसे जानना चाहेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के बारे में हमने शॉर्ट में बिल्कुल ही आपको ये कानून की जानकारी दी है। कानून को अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमारी यूट्यूब चैनल की कुछ लिमिटेशन हो सकती है, इसलिए मैं इस कानून को विस्तार में नहीं बता सकता हूँ। अगले एपिसोड में, या आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखोगे तो स्पेशली मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें। और आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त को किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानूनी जानकारी निःशुल्क मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।